चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक तरह से इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट। सर दूसरा कैसे? देखो यार, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कोई चार्ज अगर भाग रहा है या फिर किसी तार में अगर करंट भाग रहा है तो उसके आस पड़ोस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी हमने निकाली भी और याद भी कर ली, दोनों ही बातें। अब हम इसका उल्टा करेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पड़ा है, भाग रहा है, या उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर पड़ा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, वो किधर भागेगा, किधर एक्सेलरेशन होगा, किधर वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, इस तरह की बातें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने एक तरीके से क्या किया कि जितनी इस पूरे के पूरे चैप्टर की पढ़ाई थी उसको दो भागों के अंदर अपन लोगों ने डिवाइड कर दिया। पहले में क्या किया कि भागते हुए चार्ज मतलब मूविंग चार्ज और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट निकाले। अब क्या कर रहे हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को भगा रहे हैं या फिर करंट कैरिंग वायर को रख रहे हैं, उस पर कितना फोर्स, कितना टॉर्क, कितना एक्सेलरेशन, कितना एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या क्या हो सकता है, वो सब बातें अपन धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। मैं एक छोटी सी बात से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाली बात मोस्टली बच्चों को मेरे ख्याल से याद भी होगी कि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जब जस्ट स्टार्ट हुआ था तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में बताई थी। मैं फिर से बता रहा हूँ, लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी, बट अगर आपको याद आ जाए तो नहीं लिखना कोई बात नहीं, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, खूब सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, पड़े भी हो सकते हैं, भाग भी सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर ज़रूर बेटा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी रही होगी और ज़रूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी रही होगी। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल देता हूँ। ये क्यू चार्ज रेस्ट पे है, ये क्यू चार्ज रेस्ट पे है, तो इसके कारण सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड बेटा सिर्फ और सिर्फ भागते हुए चार्ज की वजह से होते हैं, रेस्ट पे चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ये हमें पहले से पता है। अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात बोल रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा बात ये बोल रहा हूँ कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर ये वाला चार्ज पड़ा है, तो ऑब्वियस बात है कि इस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। हमें तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू तक पता है, इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? तो इस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा। इस पर क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? तो बेटा बात यह है कि जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा इस पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो मेरे कहने का सीधा सीधा अर्थ ये कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो ना तो वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ना ही किसी और ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है उसको रेस्पॉन्ड करेगा। वेन ऐसे रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, इस बात का मतलब ये है कि इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ना ही इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। ये वाली बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखी थी, चाहे तो हम वापस से भी लिख सकते हैं। बड़ा लिखना, चार्ज पार्टिकल at rest doesn't create magnetic field nor experience any magnetic force। ना तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। कौन? जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। हालांकि ये वाली बात हमें बड़ा शुरुआत से ही पता भी थी, ठीक है, फिर भी चलो अपन ने लिख लिया। आगे चलते हैं। अब अगली बात अगली बात ये है कि मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, भाग रहे हैं या रेस्ट पे, ठीक। सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आस पड़ोस के रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बड़ा लेट से कोई मैग्नेटिक फील्ड भी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा मैं उसको ई एक्सटर्नल लिख रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड को बड़ा मैं बी एक्सटर्नल लिख रहा हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है,
प्लस क्यू चार्ज, और लेट से बढ़ाइए इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है v। अब अगर इसके पास वेलोसिटी v है, चार्ज तो है ही है, तो ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। वेलोसिटी है इसलिए ऑफ कोर्स बढ़ाइए मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। कहाँ कहाँ कितनी कितनी होगी उसका हमने एक फॉर्मूला भी याद कर रखा है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं थे लेकिन हमने फॉर्मूला याद कर रखा है। फेयर इनफ। ये चार्ज पार्टिकल किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर है, और उसके अंदर है तो ऑब्वियस बात है कि इस पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। हालांकि हमें पता है कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा इस बार मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस भी कर सकता है। रेस्ट में जो चार्ज पार्टिकल था वो बेटा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्सपीरियंस कर पा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। तो आप ऐसे कह सकते हो मूविंग चार्ज will create electric and magnetic fields and can experience electric as well as मैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस सारे के सारे बड़ा वो एक्सपीरियंस कर पाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात और, छोटी सी बात ये, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से जा रहा है और अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल टाइप होगी, और इस कारण से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेगा। बेटा क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेगा। तो एक छोटी सी बात और लिख सकते हो, और वो ये है कि इफ, हालांकि इस पॉइंट का कोई यूज नहीं बेटा इस पूरे चैप्टर में, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये मैंने पहले ही बोल रखा है कि इफ charge particle has variable velocity, it will emit electromagnetic wave। ये बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। ठीक, ये ऐसी छोटी सी बात है, याद रख लो, अदरवाइज सवाल में कोई बेटा खास इसका यूज़ है नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटा, मान लीजिए कि आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ऐसे बेटा मेरे पास करंट कैरिंग वायर है और उसमें लेट से बड़ा करंट आपके पास है आई, दिस इज मेटेलिक न्यूट्रल वायर। ठीक है, इसके आस पड़ोस में कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके आस पड़ोस में कोई चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट पे है। बड़ा बताओ इस पर कौन से फोर्सेस लगेंगे, इस चार्ज पार्टिकल पर कौन से फोर्सेस लगेंगे? मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, अगर ये मेटेलिक वायर न्यूट्रल है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना चार्ज नेगेटिव है, तो इस मेटेलिक वायर के कारण किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। हाँ, इस मेटेलिक वायर की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का होगी। ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो जीरो आएगा। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल जो है रेस्ट पे है और हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए इसके पास वेलोसिटी होना ज़रूरी है। इसका मतलब भले ही यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करने के लिए चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए।
इसका मतलब तो ये हो गया कि इसके पास किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। आपके पास ये वायर है, इस वायर में बड़ा कुछ ना कुछ करंट है आई। अगेन ये मेटेलिक न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल मतलब बेटा जितना चार्ज इसके पास पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। वैसे बेटा हमारे पास जो मोस्टली वायर होते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं। अपने पास बेटा जितने भी वायर्स होते हैं मोस्टली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं वो अलग बात है, प्रोटॉन्स रेस्ट पे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके सारे के सारे थ्योरी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देख चुके हैं। इससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पर ये रहा बेटा आपके पास क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज को मैंने बेटा ऐसे कोई ना कोई वेलोसिटी दे दी। अब बताइए इस पर कौन सा फोर्स है? सबसे पहली बात तो इस मेटेलिक न्यूट्रल वायर की वजह से आस पड़ोस के रीजन के अंदर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन इस वायर की वजह से आस पड़ोस के रीजन के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ऑफ कोर्स इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जीरो है। मैग्नेटिक फोर्स आ सकता है क्या? हाँ बेटा आ सकता है। मैग्नेटिक फोर्स के 3 प्रीरिक्विजिट हैं। क्या? इसके पास चार्ज होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। इसके पास चार्ज तो है ही, वेलोसिटी भी है और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हाँ बड़े आराम से बड़ा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। इस केस में ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स था ना मैग्नेटिक फोर्स था। इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो है। कारण आप समझ गए क्या कारण था? मैग्नेटिक फोर्स के लिए वेलोसिटी भी चाहिए। रेस्ट पे पड़ा हुआ जो चार्ज पार्टिकल है उस पर किसी प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। ठीक, चलिए बच्चों मैं बहुत देर से आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही बात को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सीधा फॉर्मूले पे आते हैं। सवाल लिखिए बेटा, सवाल नहीं बच्चों, हेडिंग लिखिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज। ये मान के चलो बेटा काफ़ी देर तक यही टॉपिक चलेगा, मतलब मान के चलो अगली क्लास तक भी यही पॉइंट चलेगा कि किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला है। बेटा जो भी फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है। मैं उस एक्सपेरिमेंट को हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, और उससे हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकल के सामने आएगा। सुनिए बच्चों, आराम से इत्मीनान से मेरी बात सुनिएगा। आपके पास इस तरह से बड़ा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से बड़ा कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई क्यू चार्ज है, उसको अपने रेस्ट पे रख दिया। जैसे हमने उसको रेस्ट पे रख दिया, वी फाइंड आउट दैट कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं चार्ज पार्टिकल को पुट कर देता हूं तो इस चार्ज पार्टिकल पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं आता। वी फाउंड दैट। दूसरा पॉइंट, मैंने इस तरफ बड़ा कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, किसी तरीके से बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है लेट्स बड़ा बी एक्सटर्नल है। इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है ऐसे चार्ज क्यू, और उसको मैंने वेलोसिटी उसी तरफ दे दी जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। कहने का मतलब बेटा ये है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो जीरो है। इस केस में अगेन वी फाउंड दैट कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ऑफ कोर्स इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स आल्सो कम्स आउट टू बी जीरो। मैं ये बेटा सारे एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट आए इस तरह से, ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई। फॉर्मूला तो बाद में आएगा बेटा, फॉर्मूला तो बाद में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तीसरी फाइंडिंग ये आई, सुनना बेटा, तीसरी फाइंडिंग ये आई कि अगर आपके पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी ऐसे दे दी, कैसे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दे दी, मतलब एक तरीके से वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री है। देन अगेन वी फाउंड दैट कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ना तो डायरेक्शन चेंज करती है ना मैग्नीट्यूड चेंज करती है। तो हम कह सकते हैं कि उस केस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो, तो ऑफ कोर्स फोर्स भी जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स आल्सो कम्स आउट टू बी जीरो। तो फोर्स सर आएगा कब? अरे बेटा आएगा, ठीक है, मैं उसके लिए अगला पेज यूज़ कर लूँ। चलो फोर्थ केस,
बेटा मान लीजिए कि आपने कोई इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आपने किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को वेलोसिटी दे रखी है v। वेलोसिटी नहीं दोगे तो आप एक्सपेरिमेंट 1 से जानते हो कोई फोर्स नहीं लगना, ठीक है। वेलोसिटी ना तो अपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दी, ना मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दी, क्योंकि आप जानते हो कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा पर वेलोसिटी दी है। देन वी फाउंड दैट कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आया है, और ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी आया है। मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर आया है और इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर आया है, दोनों के परपेंडिकुलर आया है। सर आप बोलोगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, ये वेलोसिटी भी ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, इसका मतलब जरूर मैग्नेटिक फोर्स इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर आना चाहिए। सही बात है बेटा। इसका मतलब या तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे बाहर की तरफ है या ऐसे अंदर की तरफ है। सर बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा वो मैं धीरे धीरे बता दूंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। चलो इस बात को मैं तरीके से और लिखता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing velocity and आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है, ये जिस प्लेन में होंगे मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बेटा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। सर बाहर की तरफ या आएगा अंदर की तरफ आएगा, बताऊंगा, पहले और सुनना। इस मैग्नेटिक फोर्स का हमने फाउंड दैट कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आया है। चार्ज को दुगना करता हूँ मैग्नेटिक फोर्स दुगना हो जाता है, चार्ज को 10 गुना करता हूँ मैग्नेटिक फोर्स 10 गुना हो जाता है। मैं इस वेलोसिटी को जितना बढ़ाता हूँ, मतलब स्पीड को जितना बढ़ाता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स उतना बढ़ जाता है। स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 मीटर पर सेकंड थी तो फोर्स F लगा, मैंने 100 मीटर पर सेकंड कर दिया तो बड़ा फोर्स 10F हो गया। इसका मतलब फोर्स जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। और कुल मिलाकर मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आया है बड़ा वो, अरे रे एक बात तो बोलना भूले क्या, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड को तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे बड़ा फोर्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को आपने 5 टेस्ला से 10 टेस्ला किया तो फोर्स दुगना हो जाएगा, 5 से 50 किया तो बड़ा फोर्स आपको 10 गुना हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का मेरे पास जो फॉर्मूला आया है मैग्नीट्यूड का बड़ा, दैट इज QVB साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही डिपेंड करता था। यहां पर तो वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है और इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आपका 0 हो गया तो आपका साइन थीटा 0 हो गया, साइन थीटा 0 हो गया तो आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। अरे भाई ये वाली बात तो हमें पहले से पता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 180 हो गया तो हम जानते हैं कि साइन 180 तो 0 होता है, और साइन 180 0 होता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो आप देख सकते हो इस बात को, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगी तभी बड़ा आपका फोर्स तो 0। सारी बातें बिल्कुल कोहेरेंट हैं, बिल्कुल एकदम सही, एकदम बैठ रही हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मैग्नेटिक फोर्स आप बड़े आराम से बोल सकते हो Q इंटू V क्रॉस P। आराम से बड़ा, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। मैग्नेटिक फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। और जब वेक्टर फॉर्म में लिखो ना तो उस टाइम Q को बड़ा विथ साइन लिखो। व्हेन आई से बड़ा विथ साइन लिखो, मेरे कहने का अर्थ ये है कि पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। देखो इस V क्रॉस B से सारी बातें बैठ रही हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा Q इंटू V इंटू B इंटू बड़ा V क्रॉस B क्या होता है VB साइन थीटा, बड़ा बिल्कुल वही आ गया QVB साइन थीटा।
v क्रॉस b की डायरेक्शन किस तरफ होती है? v क्रॉस b की डायरेक्शन v के और b के दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इसका जो फोर्स होगा वो v के भी परपेंडिकुलर होगा और हमारी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। वो वाली बात हम पहले से जानते भी हैं। ठीक है ना। अब लास्ट बात कि सर v ऐसे है, b ऐसे है, v ऐसे है, b ऐसे है। आप बार बार बोल रहे हो कि फोर्स होगा और v और b के परपेंडिकुलर होगा। सर v और b के परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, ये v है, ये b है। इनके परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ, और ऐसे भी हो सकता है बोर्ड के प्लेन में बाहर की तरफ। कैसे आएगा बेटा? वो v क्रॉस b से आएगा। इसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं। v क्रॉस b आपके पास आएगा राइट हैंड थंब रूल। v क्रॉस b करना कितना आसान है। अपना राइट हैंड लीजिए, अपना v की तरफ हाथ ले जाइए, ले गए, और b की तरफ उंगलियां कर्ल कर दीजिए। बड़ा कर्ल कर दी, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो आपका जो फोर्स आएगा वो बड़ा बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ आएगा। मतलब वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स ऐसे है, तो थोड़ी देर में आपका चार्ज पार्टिकल भले यूं मुड़ जाएगा। वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऐसे, थोड़ी देर में आपका चार्ज पार्टिकल यूं मुड़ जाएगा। वो अलग बात है, मुड़ जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बड़ा फोर्स जाएगा वो ऐसे अंदर की तरफ आएगा। तो फोर्स जो होगा बड़ा हमें कौन डायरेक्शन देगा? v क्रॉस b से आएगी। अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होगी तो v क्रॉस b आपका आएगा अंदर की तरफ। चार्ज बेटा अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ आएगा। तो इस बात को और याद रखना कि अगर चार्ज अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो फोर्स जो होगा इट विल बी अलोंग v क्रॉस b, और अगर आपका चार्ज नेगेटिव हुआ तो उल्टा कर देना बेटा, तो आपका फोर्स जो होगा इट विल बी अपोजिट टू v क्रॉस b। तो आप तो सिर्फ और सिर्फ v क्रॉस b निकालते रहें। चार्ज पॉजिटिव है थोड़ा उसकी तरफ मान लें, उसी की v क्रॉस b की तरफ की फोर्स होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो v क्रॉस b के अपोजिट होगा। कुल मिला के जिस प्लेन में आपके v और b है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। परपेंडिकुलर सिर्फ दो हो सकते हैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? v क्रॉस b से डिसाइड करेंगे। v ऐसे, b ऐसे, क्रॉस प्रोडक्ट में करना आता है। v की तरफ हाथ ले गए, b की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ, यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो ऑफ कोर्स उस पर फोर्स आता बाहर की तरफ। कितना बढ़िया सा पॉइंट है। कितना बड़ा बढ़िया सा पॉइंट है। रियली होप सारा का सारा पॉइंट आपको समझ में आ ही गया है। आगे चलते चलिए बच्चों, इस बात को अपन और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक मेरे ख्याल सारी बातें समझ आ गई। सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यहाँ पर क्यू को साइन के साथ रखना ज़रूरी है। और फोर्स किस तरफ होगा? जिस प्लेन के अंदर आपका वी और बी होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सर उस प्लेन के अंदर तो अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकते हैं, वो आप राइट हैंड थंब रूल से निकालो ना, वी क्रॉस बी से। चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो वी क्रॉस बी की तरफ, चार्ज नेगेटिव होगा तो वी क्रॉस बी के अपोजिट। आगे चलिए बेटा, सवाल पूछ रहा हूं, छोटे छोटे सवाल। सबसे पहला सवाल, मेरे पास बड़ा ये एक चार्ज पार्टिकल है 2 ग्राम का। चार्ज बड़ा आपके पास ये 6 मिली कूलम्ब है। इसको मैंने सामने की तरफ बड़ा वेलोसिटी दे रखी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इस रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन के अंदर बड़ा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला। बड़ा टेस्ला एज यू नो इट वेरी वेल कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ऐसा यूनिट है। 2 सवाल पूछ रहा हूँ। फाइंड, पहला है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। बेटा चार्ज पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड। और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। बेटा इस इंस्टेंट पर चार्ज का एक्सेलरेशन कितना है। बस 2 ही सवाल है। अच्छा हाँ, एक बात बता, ये मुझे एंगल गिवन है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की जो एंगल आपका 60 डिग्री है। ये 2 सवाल है, करते हैं बेटा।
मुझे पहले वाले सवाल में पूछा गया कि बताइए मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। बेटा मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मुझे पूछा गया दैट इज ऑफ कोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पटकनी, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा इसमें है ही नहीं। चार्ज आपके पास है 6 मिली कूलम, तो 6 इंटू 10⁻⁻3। वेलोसिटी, बड़ा वेलोसिटी इज 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सबको SI यूनिट में लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला एंड साइन 60 इज आई थिंक बड़ा √3/2। बड़ा 6 इंटू 0.5 इज 3, तो मेरे पास आ गया दैट इज 300 इंटू √3/2। आई थिंक बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 150 √3 न्यूटन। ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया। इस इंस्टेंट पर इतना मैग्नेटिक फोर्स पे लग रहा है। मुझसे पूछा गया कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। बट ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स अपॉन मास। भाई और कोई फोर्स थोड़ा ऐसे दिखाने रखा अपन को, तो मैग्नेटिक फोर्स मानेंगे बनता। तो दैट कम्स आउट बी 150 √3 न्यूटन अपॉन मास। बेटा मास 2 ग्राम है, SI यूनिट तो kg होती है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा मेरे ख्याल से ये कितना आ गया 75। ये या एक्सेलरेशन इस चार्ज पार्टिकल का। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक। मेरे ख्याल से आसान सा सवाल था, सब लोग समझ गए होंगे। एक बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकल सा सवाल और पूछ लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा यकीन हो जाए कि आप सारे के सारी बात समझ गए हो। मैं वर्ड्स में नहीं लिखना, बड़ा ऐसे लिख देता हूँ। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। इस चार्ज पार्टिकल के पास बड़ा वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस चार्ज पार्टिकल is moving in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उस मैग्नेटिक फील्ड बेटा मेरे पास वैल्यू है 6i कैप -5j कैप +8k कैप मिली टेस्ला। बेटा मिली मतलब 10⁻⁻3, ठीक है ना। इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है ना वो है 10 मिलीग्राम। बड़ा 2 सवाल पूछ रहा हूँ। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल और दूसरा सवाल एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। बेटा वेक्टर फॉर्म में पूछें तो वेक्टर फॉर्म में आप ऑफ कोर्स उसका जवाब भी दें, ठीक है। चलिए कीजिए। चलिए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। बेटा कुछ खास काम करना ही नहीं आपको इस बार अगर वेक्टर फॉर्म में करना है कोई इश्यू नहीं। बेटा मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट्स द फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स इज ऑफ कोर्स Q इंटू V क्रॉस। बेटा हर चीज़ SI यूनिट में ही रखेंगे। चार्ज कितना बेटा? -5 माइक्रोकूलम। बेटा माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। V क्रॉस B। बेटा व्हाट्स द वेलोसिटी? ओह बेटा मुझे वेलोसिटी जो है ना वो थोड़ा सा बेटा और बेटर तरीके से देना चाहिए। दिस मच आई कैप। बेटा मुझे वेलोसिटी इस तरह से, ठीक है, वेलोसिटी इस तरह से V क्रॉस B। अभी करते हैं बेटा, दैट इज 2 इंटू 10⁻6 आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज 6i कैप -5j कैप +8k कैप इंटू 10⁻⁻3। बेटा -3 किस बात का? बेटा वो मिली टेस्ला था ना, इस बात का, ठीक है बेटा। 10⁻6 ये दोनों निपट गए। बड़ा ये आ गया मेरे पास 10, कुल मिलाकर मेरे पास आ गया 10⁻²।
सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना बचा है। अभी करता हूँ बेटा। आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस जे बेटा के कैप होता है, तो मेरे पास आ गया -10 के कैप, ठीक है ना। आई क्रॉस के बेटा -j होता है, तो बेटा 8 × 2 बेटा ये ले बेटा मेरे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई 16 जे कैप प्लस 10 के कैप इंटू 10⁻² -2 न्यूटन। ये बेटा आपका फोर्स है। सर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स फोर्स अपॉन मास। अभी करता हूँ। फोर्स आपने बेटा देखा ही कितना दे रखा है सवाल के अंदर, सवाल के अंदर बेटा हमने निकाल रखा है, दैट इज 16 जे कैप प्लस 10 के कैप इंटू 10⁻² -2 न्यूटन। बेटा मास कितना है 10 मिलीग्राम। बेटा 10 मिलीग्राम मास जो है उसको आप लिखोगे ऑफ कोर्स 10 × 10⁻⁻6 kg। बेटा मास की SI यूनिट ग्राम नहीं होती है, kg होती है, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻3, फिर बेटा ग्राम को kg में करूंगा तो 10⁻³ और तो 10⁻6 आ जाएगा। बेटा कुल मिलाकर मेरे पास मास आ गया 10⁻⁵। बेटा देखना वो एक 10 बेटा निकल गया ना, आंसर आ गया 16 जे कैप प्लस 10 के कैप इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा कुल मिला मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया इस इंस्टेंट। बेटा फिर से बोल दो, वेलोसिटी बेटा मुझे आई कैप जे कैप के कैप में देनी चाहिए थी, मैं थोड़ा लिख नहीं पाया था। अब तो मेरे ख्याल से सारा समझ गए। एक और कर लेते हैं, है ना, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा हल्का सा टफ। एक चार्ज पार्टिकल है बेटा, चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है बेटा दैट इज -20 माइक्रोकूलम। इस चार्ज पार्टिकल के पास जो बड़ा वेलोसिटी है दैट इज 2i कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस चार्ज पार्टिकल को जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे दे रखी है 10i कैप प्लस 20 जे कैप -10 के कैप माइक्रो टेस्ला। और इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है बेटा वो मुझे दे रखा है 50 मिलीग्राम। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा और इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही है। ठीक, मेरे ख्याल से पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ तो आया क्या होगा। चलो करते हैं। मुझे फोर्स निकालना है, सब कुछ वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेरी इजी। वी नो दैट कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा प्यारे बच्चों, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स Q × V क्रॉस P। सिर्फ बड़ा वैल्यूज पुट करनी है, बड़े आराम से काम बन जाएगा। चार्ज कितना है बेटा, चार्ज है -20 माइक्रोकूलम। हर चीज़ बेटा SI यूनिट में ही लिखनी है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। वेलोसिटी कितनी बेटा 2i कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा 10⁻⁻⁴ तो मैं बाहर लगाया था, ठीक है, तो एक ही बात बेटा का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा किसका, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 10i कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 10 के कैप माइक्रो टेस्ला। बेटा माइक्रो का एक 10⁻⁻6 हो रहेगा, तो 10⁻⁻6 हो रहा है। बाकी सब बेटा मैंने SI यूनिट में लिख ही रखा है, बन जाएगा अपना काम। हाँ बेटा चलिए करते हैं। पहले बेटा ये पावर्स वगैरह देख लेते हैं। बेटा कितना हो गया 10⁻⁻², तो बेटा ये बच गई, ठीक है, -2 -8 -2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये बच गई बेटा, ये बची ना -2 -8। हाँ, और ये मेरे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट बच गया बेटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 2i कैप
-3j कैप प्लस 4k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ 10i कैप प्लस 20j कैप -10k कैप। बस ये क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, हमारा सारा काम बन जाएगा। सर ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं बेटा? इसका तीनों से, इसका तीनों से, इसका तीनों से। हालांकि इसे करने का आसान तरीका भी आपने बेटा पहले से पढ़ भी रखा है, मैंने भी बता रखा है एक बार। तो बेटा मैट्रिक्स वाले तरीके से कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पर डिटरमिनेंट वाले तरीके से आई कैप, जे कैप, के कैप। बेटा मुझे वी क्रॉस भी करना है, तो वीक में 2 -3 और 4, 2 -3 और 4 ये टर्म्स बेटा पहले लिखनी है, और 10, 20 और -10, 10, 20 और -10 ऐसे लिख दो। आई कैप के नीचे आई कैप वाला, जे कैप के नीचे जे कैप वाला और के कैप के नीचे के कैप वाला। इसका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा क्या होता है? आई कैप इंटू समथिंग माइनस जे कैप इंटू समथिंग प्लस के कैप इंटू समथिंग। आई कैप के साथ में क्या आएगा? आई कैप के साथ में आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 30 माइनस 80, 30 माइनस 80 इज ऑफ कोर्स -50। हो गया बेटा? सर इस माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा? माइनस जे कैप के साथ आएगा दिस इंटू दिस, -20 माइनस 40, -20 माइनस 40 इज ऑफ कोर्स -60। के कैप के साथ क्या आएगा? दिस माइनस दिस। बेटा 40 माइनस -30, बेटा 40 माइनस -30 बेटा कितना आ गया? 70। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास आ गया -50 आई कैप प्लस 60 जे कैप प्लस 70 के कैप। अरे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। -50 आई कैप प्लस 60 जे कैप प्लस 70 के कैप न्यूटन। ले बेटा आंसर मेरे पास आ चुका है। कितना आ चुका है बेटा? 10 आई कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 14 के कैप इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। अरे चलेगा ना बेटा? मैंने वो एक माइनस को अंदर ले गया बेटा, एक वो 0 से बेटा 10⁻6 लगा दिया, तो 5 × 2 कितना हो गया? 10, 6 × 2 हो गया 12, 7 × 2 बेटा कितना हो गया? 14, माइनस अंदर आते बेटा यहाँ प्लस हो गया, माइनस अंदर आते यहाँ माइनस हो गया, माइनस अंदर आते यहाँ माइनस हो गया। ये तो बेटा आपका आ गया फोर्स। सर मुझे तो एक्सेलरेशन भी चाहिए बेटा। एक्सेलरेशन आएगा दिस फोर्स। कितना फोर्स है? कितना फोर्स बेटा? 10 आई कैप -12 जे कैप -14 के कैप इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन अपॉन मास। बेटा मास मुझे देखा 50 मिलीग्राम बेटा, दैट इज 50 इंटू 10⁻⁻6 kg। बेटा मिलीग्राम को मैं बता चुका हूँ, 10⁻⁻6 जैसे डिवाइड करोगे बेटा आपका एक्सेलरेशन आ गया किसके अंदर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर। तो ऐसे आप बड़े आराम से बड़े दिमाग सारे सारे काम निपटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, एक छोटा सा बड़ा नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनना बच्चों, मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है बेटा ऐसे, चार्ज पार्टिकल है क्यू, वेलोसिटी है ऐसे, और कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेट्स से एंगल है थीटा। फोर्स आएगा वी क्रॉस बी की तरफ, वी ऐसे बी ऐसे, वी की तरफ हाथ लेके राइट हैंड, बी की तरफ बड़ा उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो फोर्स आ गया बाहर की तरफ। बड़ा बाहर की तरफ मैं इसे डॉट से दिखा रहा हूँ, तो
फोर्स आएगा सिर्फ बाहर की तरफ। अगर मैं कहूँ कि क्या ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है, ऑफ कोर्स हर फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा सकता है, ये भी करा सकता है, लेकिन ये जो फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मतलब जो एक्सेलरेशन आएगी वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है वो वेलोसिटी के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की ही जिम्मेदारी रखती है, वो उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। इस बात को समझाने के लिए मैं एक तरीका और यूज कर रहा हूं। सुनो, अगर मैं किसी भी फोर्स का तुमसे पूछूं ना पावर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फोर्स का अगर पावर पूछोगे तो मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी स्पीड है वो मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। मैं तो बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही रहेगा। cos 90 बेटा कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स का चार्ज पार्टिकल पर पावर हमेशा 0 आएगा। अगर उसका पावर 0 आएगा तो उसका वर्क डन भी 0 आएगा, बिकॉज वर्क डन इज ऑफ कोर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और अगर पावर 0 तो इसका मतलब बेटा वर्क डन 0। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि चार्ज पार्टिकल जो है उस पर अकेले चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं कर सकता। बाकी फोर्सेस कर सकते होंगे, मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं कर सकता। अच्छा पॉइंट, बहुत ही शानदार पॉइंट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन ए चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्क डन नहीं कर सकता। मान लो कि किसी चार्ज पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है और कोई फोर्स है ही नहीं। अगर मैं कहूं कि वेट लगाओ, वेट मतलब बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं कह रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क डन कर नहीं सकती, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। इसका मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू उसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इस बात का मतलब ये है कि उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। सॉरी बेटा मैंने गलत बोल दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो जो फोर्स है बेटा सिर्फ और सिर्फ स्पीड जो है ना उसको चेंज नहीं कर रहा, उसकी डायरेक्शन को जरूर चेंज कर सकता है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज तो लेके आएगा, लेकिन स्पीड में चेंज वो नहीं ला रहा। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की है, इसकी जिम्मेदारी मैग्नीट्यूड चेंज करने की नहीं है। इस बात को मैंने सामान्य शब्दों में समझाया तुम लोगों को, और इस तरह से वर्क वाले तरीके से भी आपको समझाया। बहुत ही अच्छा पॉइंट बन गया बेटा, और हमें ये वाला पॉइंट याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। पॉइंट बेटा मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज ओनली direction of velocity of a charged particle। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। It cannot change magnitude of velocity of चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता,
सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। व्हेन आई से चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये अभी तक बेटा मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मूले के बाद। फॉर्मूले के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपके पास यही था, ठीक है। मैं इस बात को बेटा अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्सेस cannot change speed of a चार्ज पार्टिकल। ये पॉइंट बेटा ऐसे है कि आधी रात को भी उठा के पूछ लेना तो बता देना। मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत निकालेना। मैंने ये नहीं कहा कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज कर सकता है, मैं अपने हाथ से पकड़ के उसकी स्पीड चेंज कर सकता हूँ। कौन चेंज नहीं कर सकता? मैग्नेटिक फोर्स चेंज नहीं कर सकता। मैंने ये कहा है कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकता। चार्ज पार्टिकल की स्पीड आप ग्रेविटेशनल फोर्स से बढ़ा सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बढ़ा सकते हो, और भी आपके पास तरीके हो बढ़ा सकते हो। मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मेरे कहने का ये अर्थ है। तो जो बोला है वही अर्थ निकालना, अपने हिसाब से अर्थ नहीं निकालना, ठीक है। चलिए बेटा अब कुछ केसेस देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ बड़ा मैग्नेटिक फोर्सेस है और कोई फोर्सेस नहीं है। कुछ छोटे छोटे बड़ा केसेस देखते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर अलग अलग एंगल हुए तो क्या क्या मोशन होंगे। सबसे पहले अच्छा बेटा मैं एक बार हेडिंग तो ढंग से लिख दूँ। हेडिंग लिखिए बेटा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कोई चार्ज पार्टिकल को फेंक रखा है, तो उसका मोशन कैसा होगा ये देखना है, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस ही कंसिडर करना है। सबसे पहला वाला केस बड़ा बहुत ही ट्रिवियल सा केस है, मैं कर चुका हूँ। सबसे पहले वाले केस में बड़ा मैं थीटा को 0 रख रहा हूँ, मतलब जिस तरफ आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है, मैंने चार्ज पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी भी उसी तरफ दे रखी है। बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ, वेलोसिटी भी उसी तरफ, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 0 तो मैग्नेटिक फोर्स 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 और कोई फोर्स तो वैसे ही नहीं है, तो इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0। चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और ये चार्ज पार्टिकल लगातार सामने की तरफ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इट विल कीप ऑन मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। बड़ा यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। इट वाज वेरी ट्रिवियल, बड़ा ऑब्वियस बात थी, ठीक है। दूसरा केस और दिखाया था बेटा, आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है, इस तरफ कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी है अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो इनिशियल वेलोसिटी बेटा ये पीछे की तरफ है u। सेकंड केस में बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है बेटा वो 180 है। अगेन बेटा थीटा की बेटा वैल्यू जैसे ही 180 डिग्री बेटा साइन 180 आपका 0, साइन 180 0 फॉर्मूले में आता है क्यू वी डी साइन थीटा, साइन थीटा 0 तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फोर्स भी 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब पार्टिकल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फोर्स लग ही नहीं रहा, लगातार स्ट्रेट लाइन पे चलता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इट विल बी स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। कोई मुझे पूछ ले कि टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बेटा यू टी कर लेगा और क्या, स्ट्रेट लाइन में लगातार चलता जाएगा। अपना तीसरा केस ये है हमारा इंपॉर्टेंट केस नंबर 3, एंगल थीटा इज 90 डिग्री, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री। कैसे सुन लो, इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे
अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, बड़ा एक क्रॉस लगा दिया है, इसका मतलब अंदर की तरफ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है बेटा, ये तो हमने हेडिंग में शुरुआत में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। और मैं चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी इस बार ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे दूंगा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 हो जाएगा और चार्ज पार्टिकल सीधा 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 चलता जाएगा। मैं चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी ऐसे नहीं दूंगा, अदरवाइज थोड़ा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 180 हो जाएगा और चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। मैं उस चार्ज पार्टिकल को, क्यू चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, मैं उस चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू चार्ज है, वेलोसिटी दूंगा ऐसे, चेक 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 बेटा। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? 90 डिग्री। हेडिंग वही डाल रखी है, ठीक है बेटा। सर फोर्स किस तरफ लगेगा? सोचते हैं बेटा, सोचते हैं। फोर्स जो होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैं बता चुका हूं, बी है यूनिफॉर्म। जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ है, ठीक है। तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्स बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बड़ा परपेंडिकुलर तो ये वाला प्लेन ही है, ये वाला प्लेन तो है नहीं, ये वाला प्लेन तो है नहीं। कौन सा प्लेन है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? ये वाला प्लेन है। तो इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इट विल बी इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। बड़ा अगर तुम कॉपी में लिख रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स होगा इट विल बी इन द प्लेन ऑफ कॉपी या पेज। समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपकी कॉपी के या फिर मेरे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होगा तो इस प्लेन के अंदर ही। हमारे चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी इस प्लेन के अंदर है और जो भी फोर्स लगना है वो फोर्स भी इसी प्लेन के अंदर है। इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि इस चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी उसी प्लेन के अंदर है, बोर्ड के प्लेन के अंदर है, और वेलोसिटी जो है बेटा वो भी इसी प्लेन के अंदर है। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को, वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल के पास बोर्ड के प्लेन में ही है और एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो बोर्ड के प्लेन में आएगा क्योंकि फोर्स भी बेटा इसी बोर्ड के प्लेन में आ रहा है। तो इसका मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना तो कोई एक्सेलरेशन है ना कोई वेलोसिटी है। इसका मतलब हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो बोर्ड के प्लेन को छोड़कर ना तो बाहर आ सकता है ना अंदर आ सकता है। पक्की बात है कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो बोर्ड के प्लेन में ही है, प्लेनार मोशन है उसका, मतलब प्लेन में मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन नहीं है। इसका मतलब हमारे इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है इट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन या फिर प्लेनार मोशन। मोर स्पेसिफिकली इट्स मोशन इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। मेरा जो बड़ा ब्लैक बोर्ड है उस प्लेन के अंदर इसका मोशन। सर मोशन तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, सोचते हैं बेटा। सर फोर्स किस तरफ लगता है? अभी सोचता हूं बेटा। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। वेलोसिटी की तरफ बेटा उंगलियां ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ उंगलियां कर्ल करो, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ। मैं तो ये वाला फोर्स भी लिख सकता हूं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे याद है बेटा, बताओ ना क्या फॉर्मूला था बेटा? मैग्नीट्यूड था Q इंटू V इंटू B
इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन V एंड B। बेटा V और B के बीच में एंगल कितना है 90, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है QVB। मैग्नेटिक फोर्स रहेगा ऐसे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ध्यान से देख लो, अब आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी है ऐसे और मैग्नेटिक फोर्स है ऐसे। बेटा व्हाट इज द एंगल 90। मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और आपका मैग्नेटिक फोर्स है ऐसे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स 90। यही तो हम शुरुआत से कहते हैं, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। दिस मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। हाँ, फोर्स यूं होता तो उसका एक कंपोनेंट स्पीड को बढ़ाया था, फोर्स अगर यूं होता तो उसका एक कंपोनेंट स्पीड को घटाया था, लेकिन सारा का सारा फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो सर ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा तुम्हारी डायरेक्शन को चेंज। तो पहले तो आपका चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा था, फोर्स लग गया इधर की तरफ, तो वो यूं मुड़ जाएगा और थोड़ी देर बाद में ही बेटा कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां कहीं पहुंच जाएगा। कोई इश्यू नहीं है, आराम से। जब ये वाला चार्ज पार्टिकल सर यूं, सर ऐसे कैसे गया बेटा बताओ तो सही। फोर्स लग रहा है ऐसे, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ऑफकोर्स चार्ज पार्टिकल यूं तो जा नहीं सकता, चार्ज पार्टिकल यूं ही जाएगा। थोड़ी देर बाद में चार्ज पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे और मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो गई है V डैश। सॉरी बेटा, V डैश कैसे हो सकती है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना। सर मैग्नेटिक से कैसे रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। सर मैग्नेटिक फोर्स क्या स्पीड को चेंज नहीं करेगा, नहीं। सर ऐसा कैसा फोर्स है जो स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, सर फोर्स तो स्पीड को चेंज करता ही करता है। बेटा नहीं, फोर्स चेंज करता है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी चेंज हुई है। पहले वेलोसिटी इधर थी, अब वेलोसिटी इधर है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और ये वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज। सर अब फोर्स किस तरफ लगता है, सोचते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑफकोर्स बोर्ड के प्लेन के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बड़ा बोर्ड के प्लेन के अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो ऑफकोर्स बड़ा बोर्ड के प्लेन में ही लगेगा। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। फोर्स किस तरफ लगेगा, V क्रॉस B की तरफ। राइट हैंड लें, ये रहा V, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा अंदर की तरफ, ये रहा B। V क्रॉस B किया 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 किया, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा। जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऑफकोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। सर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बेटा वापस से लिखने की क्या जरूरत है, यही मैग्नीट्यूड होगा। सर यही क्यों होगा, चार्ज भी सेम है, स्पीड भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल भी तो वही है। ये जो फोर्स इस तरफ लग रहा है ऑफकोर्स चार्ज पार्टिकल को यूं नहीं जाने देगा। फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो इसको थोड़ा घुमाएगा 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 और घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद में हमारा चार्ज पार्टिकल चलते 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 यहाँ पहुँच जाए। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो हमारे इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो जाएगी V डबल डैश। सॉरी बेटा, बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ। V डबल डैश बेटा V ही रहेगी, स्पीड तो वही रहेगी ना। हाँ डायरेक्शन चेंज होगी, वो डायरेक्शन चेंज कर दिया। अगेन बेटा वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। फोर्स किस तरफ लगेगा, V क्रॉस B की तरफ। V की तरफ हाथ ले जाओ, D है बेटा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, अंगूठा आ गया ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया ऐसे। सर इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे समझदार वाले बच्चों को तो पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही है जो पहले था। ले लेना ये वेलोसिटी फिर से। अब ये जो फोर्स इस तरफ लग रहा है, चार्ज पार्टिकल को यूं स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जान ही नहीं देगा, उसको ड्रैग कर लेगा। अदरवाइज ये फोर्स ना लग रहा होता तो चार्ज पार्टिकल यूं भाग जाता। ये जो फोर्स होगा कहेगा कि अरे भाई इधर मत जा, वापस आ वापस आ वापस आ। थोड़ी देर बाद ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच जाए। चार्ज पार्टिकल के पास बड़ा स्पीड तो अब भी V ही रहेगी, मैग्नेटिक फोर्स बड़ा अगेन ऐसे। अगर ये फोर्स ना लगता तो चार्ज पार्टिकल जाता ऐसे, ये वाला फोर्स बड़ा उसको जाने नहीं देगा, यूं घुमा देगा। बड़ा चार्ज पार्टिकल कभी न कभी यहाँ पहुँचेगा, उसके पास बड़ा वेलोसिटी होगी V, फोर्स लगेगा ऐसे। कुछ तो अंदाजा लगा लिया होगा आपने। प्लेन में मोशन है, फोर्स हमेशा एक इंस्टेंट पे नहीं, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर से रिपीट करता हूं, प्लेन में मोशन है, 3 डायमेंशनल नहीं है। मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स या एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एक इंस्टेंट पे नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर है।
मोशन कैसा होगा? मेरे बच्चे घर से बैठ बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे हैं सर सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन, और मैं उनको कह रहा हूँ कि बेटा तुम तो सही बोल रहे हो, मैं तुमसे सही बोल रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर यूनिफॉर्म कैसे? बेटा स्पीड कांस्टेंट है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब पार्टिकल का जो मोशन होगा बेटा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा मैंने बहुत इत्मीनान से बहुत मन से बेटा सारा मोशन समझा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा होगा। सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट ओमेगा से। स्पीड कांस्टेंट थोड़ा कोर्स ऑफ ओमेगा भी तो कांस्टेंट। ये जिस सर्कल में मूव कर रहे हैं लेट से बड़ा उसका सेंटर ये रहा। कोई अगर मुझे उसका रेडियस पूछेगा मैं बड़ा उसका रेडियस सब बड़ा, कोई अगर मुझसे उसका रेडियस वगैरह पूछेगा हम बड़ा ये रेडियस वगैरह भी सब बड़े आराम से निकाल सब कर लेंगे, और सब कर लेंगे, अब सब हो जाएगा, सब कर लेंगे तो अब सब हो जाएगा। अगर मैंने मेरे बच्चों को फील करा दिया कि बेटा मोशन कैसा है, फिर तो सारी की सारी चीज़ें हलवा है। चलो बेटा फिर से रिपीट करता हूँ। पूरे रीजन में अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड है B, ये रहा आपके पास चार्ज पार्टिकल Q, मैं बड़ा पॉजिटिव मान रहा हूँ। वेलोसिटी है मेरे प्यारे बच्चों S है। सर्कुलर मोशन करेगा उसका सेंटर यहाँ कहीं, ये बड़ा आपका रेडियस, चार्ज पार्टिकल बड़ा S है, तो ऑफ कोर्स सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स आएगा बड़ा। दिस फोर्स विल बी Q इंटू V इंटू B। द फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज ऑलवेज नोन एज centripetal force and it is always equals to mass into centripetal acceleration। बेटा centripetal acceleration तुम जो लिखना चाहो लिखो, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखना चाहो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखो, वी स्क्वायर बाई आर लिखना चाहो वी स्क्वायर बाई आर लिखो। अंदर की तरफ फोर्स है, हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक वी से बड़ा आपका वी कैंसिल हो गया, रेडियस की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है mv अपॉन क्यू। वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वी कैन रिमेंबर इट। बेटा पार्टिकल जिस सर्कल पे मूव कर रहा होगा उस सर्कल का जो रेडियस होगा बेटा दैट विल बी mv अपॉन क्यू बी। बेटा mv अपॉन क्यू बी, mv अपॉन क्यू बी, या फिर रेडियस इज इक्वल्स टू mv को मोमेंटम भी लिखते हैं तो p अपॉन क्यू बी। पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस। एक बात और बेटा, मोमेंटम या फिर mv जो होता है इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। ऊपर नीचे अगर मैं mv से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना यार। mv बड़ा मोरा मोमेंटम है तो मेरे पास जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mk, p इज इक्वल्स टू √2mk। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया, रेडियस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2mk अपॉन क्यूबी। सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूला ये याद करना है। अब mv को हम p भी लिख सकते हैं, p को हम √2mk भी लिख सकते हैं। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बेटा k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सर इतने सारे फॉर्मूले लिख क्यों रहे हो? बड़ा शीट में सवाल दे रखे होंगे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, उन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, बताओ किसका रेडियस बड़ा है? तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। दो चार्ज पार्टिकल उनका मोमेंटम सेम है, बताओ उनका रेडियस का रेशियो क्या होगा? बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। तो तुम देख सकते हो कि इतना बड़ा लोड है नहीं। मेन चीज़ आपको बेसिक आने चाहिए। हाँ बेसिक ये, बाकी हम सोच लेंगे, कोई इतना इशू है नहीं, अपन खुद क्लास में कर लेंगे सवाल, है ना, आप चिंता मत करो। लेकिन इतने सारे फॉर्मूले हैं बेटा। ठीक, एक बात और, एक छोटी सी बात हो, ये छोटी सी बात मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी समझा चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस से समझानी पड़ेगी यार, क्योंकि मोस्टली बच्चे तो भूल भी गए होंगे। फॉर्मूला निकाल रहा बड़ा आप इससे सेम ही, इस तरह के शीट में सवाल हैं, IITJ एडवांस ने पूछे हैं, इसलिए बोलता हूँ। मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि Q चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। इस बात का क्या अर्थ हुआ कि किसी Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सेलरेट किया? इस बात का अर्थ क्या है? सुनना, इस बात का बड़ा अर्थ ही है कि लेट से यहाँ का पोटेंशियल है 0
और लेट्स से बेटा यहाँ का पोटेंशियल है v। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। किसी q चार्ज को हमने v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, इस बात का अर्थ ये है कि आपने पहले उस q चार्ज को यहां कहीं रख दिया रेस्ट पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इस तरफ q इंटू ई, तो इस चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ क्यू ई अपॉन एम, और लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। जब यहाँ कहीं पहुंच जाएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, मैं निकाल देता हूं। यहां से यहां तक आप टीएमएसी लगा दो। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। रेस्ट से रिलीज किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहां का पोटेंशियल, शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है Q इंटू वी। ये ऐसा पॉइंट है बेटा जो आप चाहो तो याद रख सकते हो कि कभी किसी Q चार्ज के पार्टिकल को V पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक्सेलरेट कराओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो कभी ऐसे सवाल के अंदर ऐसा बोल दिया कि किसी चार्ज पार्टिकल को हमने V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया और फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया, और फेंका कैसे? फेंका कैसे? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो बताओ वो कितने रेडियस में घूमेगा? तो मैं कहूंगा बेटा रेडियस का फॉर्मूला तो मैंने मेरे बालकों को सिखा रखा है, mv अपॉन क्यूबी। मेरे बच्चे बोलेंगे सर उसकी वेलोसिटी निकाल लोगे क्या? निकाल तो लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसे लिख दो p अपॉन क्यूबी। फिर मेरे बच्चे बोलेंगे सर p को लिख दो रूट ऑफ 2m k अपॉन क्यूबी। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज पार्टिकल? जिस चार्ज पार्टिकल को हम v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके लेके आए, फिर हमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया। कैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसके अंदर हमने चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है। तो कितने रेडियस में घूमेगा? तो तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, उस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है कितनी? उस पार्टिकल के पास बड़ा काइनेटिक एनर्जी है रूट ऑफ 2m क्यूवी अपॉन क्यूवी। ले बेटा, रेडियस का मेरे पास एक फॉर्मूला और। जो भी समझदार बच्चा होगा उसे पता है कि सर ने बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं। सर ने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखा है। सर ने तो फिर सिर्फ और सिर्फ किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं उस तरीके से उस फॉर्मूले के फॉर्मेट्स दे दिए कि हाँ भैया मोमेंटम पूछे तो ये मोमेंटम दे रखा हो तो ये यूज़ कर लिया करो, काइनेटिक एनर्जी दे रखा हो तो ये यूज़ कर लिया करो। और काइनेटिक एनर्जी देने के बजाय ज़बरदस्ती अंग्रेजी लिखी हो कि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पहले उसे एक वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया, फिर ये काइनेटिक एनर्जी जब आ गई तब उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका गया, तब ये वाला यूज़ कर लो। नहीं याद हो तो लॉजिक आने चाहिए। ये पहला वाला फॉर्मूला याद है, बड़ा काम बन जाएगा कैसे। आई होप इट्स ओके। बट मेरी बात है ना कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं थोड़ा सा बहक गया इन सब बातों में। आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया वगैरह वगैरह ये सब बातें समझाने के चक्कर में। अदरवाइज बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकाला है। सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकालने से मेरे बच्चों पार नहीं पड़ेगी। मुद्दे पे आता हूँ मैं। कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर ये जो चार्ज पार्टिकल चक्कर काट रहा है, सर मैं क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं निकाल सकता, ज़रूर निकाल सकता है। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स v बाई आर। चलिए लिख लो v अपॉन आर। बेटा रेडियस हमारे पास कितना है? mv अपॉन क्यूबी। बेटा v से v कैंसिल, क्यूबी अपॉन m। ये जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा, ये पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बेटा क्यूबी अपॉन m। अच्छा फॉर्मूला बेटा, याद रहना चाहिए। पूरा का पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कह सकते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई m अपॉन क्यू। हालांकि मेरे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये टाइम पीरियड ना ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब मैं चार्ज पार्टिकल कम स्पीड से फेंकूँ ज़्यादा स्पीड से फेंकूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बेटा नहीं पड़ रहा। फिर क्यों नहीं पड़ रहा? देख बेटा, स्पीड कम होगी तो रेडियस भी कम होगा, रेडियस कम होगा तो सरकमफेरेंस कम होगी, सरकमफेरेंस कम होगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी।
स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, रेडियस ज़्यादा हो जाएगा तो सर्कमफेरेंस बढ़ जाएगी, सर्कमफेरेंस बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी, स्पीड ही बढ़ गई है, डिस्टेंस ही बढ़ गई है, थोड़ा टाइम वापस से वही आ जाएगा। ठीक, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता। 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर काट लेगा उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बेटा होती है 1/t, उसका फॉर्मूला बेटा आपके पास आ जाएगा QB/2π है। सारे फॉर्मूले याद नहीं करने होते बेटा। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूलों के आगे रिमेंबर लिखा है, एक रेडियस के आगे और एक ओमेगा के आगे। अब किसी बच्चे को ओमेगा पता तो टाइम पीरियड खुद निकाल लेगा यार, टाइम पीरियड याद होगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेगा। कोई चीज़ पकड़ लो, याद कर लो, मस्त हो, हर चीज़ थोड़ी याद कर लेंगे अपन यार ना। ठीक है, हमारा टाइम पीरियड जो है बेटा या फिर फ्रीक्वेंसी जो है या फिर ओमेगा जो है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं की बेटा, रेडियस पर डिपेंड नहीं की। ठीक, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ बेटा। टाइम पीरियड हमारे पास आया है 2πm/QB। पूरा की पूरा सर्कल जो है, पूरा का पूरा जो सर्कल है वो ट्रेवल करने के अंदर जो समय लगा है बेटा वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा। अजीब सा लग रहा है लेकिन बेटा सच तो यही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। मैं ऐसे एक एग्जांपल दूं तो मान लो कि किसी चार्ज पार्टिकल को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये चार्ज पार्टिकल चक्कर काट के यूँ आ गया, अच्छी बात है बेटा, और इसका जो रेडियस है वो बेटा लेट से r है। इसी चार्ज पार्टिकल को, सेम चार्ज पार्टिकल को अगर मैं ऐसे सामने की तरफ 100 मीटर पर सेकंड से अगर फेंक दूंगा ना तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो रेडियस जो होगा वो r में नहीं 10r में घूमेगा। स्पीड 10 गुना तो रेडियस 10 गुना। फॉर्मूला तो ये है ना बेटा आपके पास, फॉर्मूला तो ये है ना, स्पीड 10 टाइम्स तो रेडियस 10 टाइम्स। रेडियस 10 टाइम्स तो जो सर्कमफेरेंस है वो 10 टाइम्स। तो स्पीड आपकी 10 गुना हो गई है तो पूरा चक्कर काटने के लिए डिस्टेंस भी बड़ा 10 गुना ट्रेवल करनी पड़ रही है, और डिस्टेंस भी अगर 10 गुना ट्रेवल करनी पड़ रही है तो टाइम पीरियड तो दोनों केस में सेम ही आएगा। टाइम पीरियड दोनों केस में सेम है। समझिए बेटा इस बात को। अपनी शीट में बेटा कुछ सवाल होंगे जिसके अंदर बेटा इन फॉर्मूलों पर बिल्कुल फॉर्मूले को पुट कर करके बेटा आपको सवाल करने होंगे, जिसमें से बेटा खास तौर से 3 पार्टिकल खास हैं आपके लिए बेटा। एक आपका प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन अपन 1H1 को बोलते हैं, ठीक, और इसका जो मास होगा बेटा वो 1 AMU होता है। इसका जो चार्ज होता है बेटा वो +E होता है, E मतलब बेटा 1.6 × 10⁻⁻19। इसी तरह से एक पार्टिकल बेटा और आएगा अपने सवालों के अंदर, वो है अल्फा पार्टिकल, वो बेटा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है ना ये बड़ा हीलियम न्यूक्लियस होता है। कौन होता है बेटा? हीलियम का न्यूक्लियस। भाई हीलियम जो आपका एटम है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फेंक दो तो जो न्यूक्लियस बचता है उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसका जो मास है बेटा वो 4 AMU होगा, और इसका जो चार्ज होगा बेटा वो +2E होगा, +2E, ठीक है। इसी तरह से बेटा एक और होगा ड्यूट्रॉन। बेटा ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम ऐसा कुछ लिखा होगा बेटा, इसको हम 1H2 बोलेंगे, ठीक। 1H2 मतलब बेटा एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा इसके पास। इसका जो मास होगा वो बेटा 2 एटॉमिक मास यूनिट होगा, और इसका जो चार्ज होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ +E होगा। सर ये सब क्यों याद करा रहे हो आपको? बेटा मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि ना इस पर सवाल है ना। ऐसे बोल देंगे कि तीनों को बराबर स्पीड दे दी है, बताओ किसका रेडियस ज़्यादा होगा किसका रेडियस कम होगा, कर देंगे आप। जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसे पूछ लूँ पहला सवाल ऐसे पूछ लूँ, ऑल गिवन, तीनों को सेम स्पीड, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तीनों को सेम स्पीड देती, तो बताओ तीनों जिस सर्कल पर जाएंगे उनके रेडियस का रेशियो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। तीनों पार्टिकल बेटा ऐसे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
और तीनों पार्टिकल को ऐसे परपेंडिकुलरली सेम स्पीड से फेंकते हैं। बताओ रेडियस क्या होगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फॉर्म लगा दूंगा, रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो जो प्रोटॉन है उसके लिए मास 1 AMU बड़ा वेलोसिटी v, चार्ज बड़ा 1 E। अल्फा पार्टिकल के लिए बड़ा मास तो है 4, स्पीड बड़ा वही, चार्ज बड़ा उसका 2 टाइम्स E, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा दैट इज। तीसरा बड़ा ड्यूट्रॉन, बड़ा मास कितना उसका, मास बड़ा 2 MV, क्यू कितना बड़ा, रेडियस का बड़ा रेशियो देख पा रहे हो, इन दोनों का बड़ा रेडियस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका बड़ा हाफ आ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रेडियस का जो रेशियो आ गया वो 1:2:2। अगर ऐसे बोल दिया कि तीनों को सेम स्पीड नहीं दी है, तीनों को सेम काइनेटिक एनर्जी दी है, ऐसे बोल दिया, मान लो तीनों को सेम काइनेटिक एनर्जी दी है, अब बताओ रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ऐसे केस में रेडियस का फॉर्मूला मैं हल्का चेंज कर दूंगा, जो ऊपर mv था उसको मैं लिख दूंगा √2mk/qb। अगेन सबका मास पता है, क्यू पता है, b सबके लिए सेम है, k सबके लिए सेम है, q सबके लिए सेम है, कर दूंगा। तो इस पर पूरा पूरा बड़ा सवाल भी होगा शीट के अंदर, वो चाहे तो बड़ा सवाल सारा निपटा सकते हैं। बेसिक बड़ा मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे इस तरह का सवाल करना है। रेडियस से नहीं, उनका तुमसे कोई ओमेगा पूछे, ओमेगा कंपेयर करो, कोई उनकी टाइम पीरियड पूछे, टाइम पीरियड कंपेयर करो। भाई हर चीज़ पता करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मास और क्यू तो चाहिए। बेटा मास और क्यू मैंने आपको याद करा दिया। हो सकता है कि आप लोगों ने बेटा ये वाले मास और क्यू केमिस्ट्री के अंदर पहले से देखे भी हो, आई डोंट नो कि बेटा आपने देखे नहीं देखे, तो इसमें लिखा दिए, ठीक है। इनसे हमारा सारा काम बन जाएगा। बस आप ये देख लेना कि सबको सेम स्पीड दी है, सबको सेम काइनेटिक एनर्जी दी है, क्या दी। अगर ऐसे बोल दिया कि इन तीनों को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट किया, उसके बाद ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब बताओ रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो बेटा रेडियस का मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, √2mk। अरे के नहीं बेटा, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आई उस काइनेटिक एनर्जी से फेंका है। तो आप बोलोगे सर उस केस में मैं हल्का सा चेंज करूंगा, 2m काइनेटिक एनर्जी हम लिख देंगे q/v/q। अगेन बेटा हर का q पता है, हर का m पता है, b सबके लिए सेम है और सवाल में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बार सेम बोल रखा है, तो वो सिचुएशन हर बार आपको सवाल के अंदर दे रखी होगी। तो इस तरह के सवाल बेटा होंगे शीट के अंदर, आप चाहो तो उनको कर सकते हो। मेन बात ये है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, प्लस आपको ये बताना चाहिए यार कौन सा फॉर्मूला मुझे कब यूज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रखा हो और फिर बेटा उससे एक्सेलरेट करके चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। सेम काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल को फेंका हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। सेम स्पीड से फेंका हो तो R=mv/qb, ये यूज करो। टाइम पीरियड वाइम पीरियड बड़ा के फॉर्मूले पहले लिख चुके हैं, उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, हालांकि उन पे सवाल बड़ा शीट में है नहीं, लेकिन उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। चीज़ क्या आनी चाहिए, उस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, ये बात पता हो तो अपना काम वैसे ही बड़े आराम से चली जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप ज़्यादा नहीं हुआ, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी qb/m होगी, टाइम पीरियड 2πm/qb होगा और जिस रेडियस में वो घूमेगा वो mv/qb होगी। इस बात पर, इन बातों पर हम कुछ सवाल करते हैं। सवाल इस तरह से थोड़ा बड़ा है लेकिन फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सुनिएगा। ये एक रीजन है बेटा जिसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। किसी चार्ज पार्टिकल को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी दे रखी है। 3 चार्ज पार्टिकल फेंक रहा हूँ, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन। किसी को अगर ना पता हो कि ये अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन क्या होते हैं तो चिंता मत करो, मैं बता दूंगा। हालांकि मोस्टली बच्चों को पता होगा, कभी न कभी केमिस्ट्री में सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा तब भी कोई ऐसा लोड नहीं है, मैं बता दूंगा। 2 सवाल पूछें, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल इन विच दे आर मूविंग, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। 2 केस है बेटा,
दे आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, मतलब इन तीनों को मैंने सेम स्पीड दी है, तब उनके रेडियस का रेशो बताओ और टाइम पीरियड का रेशो बताओ। दूसरा सवाल, प्रोजेक्टेड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों को सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंका है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन में मुझे ये दो अलग अलग सवाल करने हैं। करते हैं बेटा, ठीक है, आराम आराम से करते हैं। पहले ये वाला करते हैं कि तीनों को सेम स्पीड से फेंका, बाद में तीनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंका, दोनों करते हैं। सबसे पहले बेटा प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन का चार्ज जो है वो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे जानते होंगे प्लस ई होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा वो अगर किसी को पता हो तो 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के आसपास होता है। अल्फा पार्टिकल अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो बता देता हूँ कि हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, मतलब 2He4। तो चार्ज तो इसके पास होगा 2 टाइम्स प्रोटॉन का चार्ज, और इसका जो मास होगा बेटा वो 4 AMU होगा, ठीक है। ड्यूट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, जैसे हम बेटा ऐसे 1H2 या फिर 1D2 लिखते हैं। इसके पास जो चार्ज होगा बेटा वो तो प्लस ई होगा, और इसका जो मास होगा बेटा वो 2 AMU, 2 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए बेटा पहला वाला सवाल निपटाते हैं। पहला वाला सवाल कि सभी को मैंने सेम स्पीड से फेंक दिया, प्रोटॉन जो है उसको भी v स्पीड से फेंक दी, जो अल्फा पार्टिकल है उसको भी v स्पीड से फेंक दिया, और जो आपका ड्यूट्रॉन था उसको भी v स्पीड से फेंक दिया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। तो बताओ तीनों, अच्छा किसके अंदर फेंका है? एक ऐसे रीजन के अंदर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड b है। तो तीनों के तीनों तुम जानते हो कि सर्कल के अलॉन्ग मूव करेंगे, मुझे उस सर्कल का रेडियस चाहिए, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस r इज इक्वल्स टू मास mv अपॉन qb, ठीक है। बड़ा प्रोटॉन का मास 1 AMU है, मैं उसको m ले लूँ, v तो ठीक है बेटा, चार्ज बड़ा इसका e होता है और b, ये हो गया रेडियस जिसके अंदर प्रोटॉन मूव करेगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या होगा? उसका मास, बेटा प्रोटॉन के मुकाबले अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना है, तो इसका मास अगर m था तो इसका मास 4m, स्पीड वही है अपॉन qb। सर चार्ज कितना होगा इसका? मैंने अभी बेटा आपको समझाया था कि इसका चार्ज जो होगा वो 2e होगा, दैट इज 2e अपॉन b। मैग्नेटिक फील्ड बेटा वही है, दैट इज 2mv अपॉन ev। ये इसका रेडियस आ गया। मुझसे पूछा है कि ड्यूट्रॉन जिस सर्कल में जाएगा उसका रेडियस कितना होगा? मास, बड़ा ड्यूट्रॉन का मास अभी भी सिखाया था आपको, इसका मास 2 AMU है, तो 2 AMU, तो उसका 1 AMU था तो m लिख दिया था, इसका 2 AMU तो 2m लिख दो, v अपॉन qb। चार्ज बड़ा इसका e, चेक कर लिया। इसके मुकाबले इसका रेडियस दुगना है, उसका रेडियस ऑफ कोर्स इसके बराबर है। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल और रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन मतलब जिस सर्कल में ड्यूट्रॉन घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस इज द रेशियो ऑफ 1:2:2। सर टाइम पीरियड बताओ, बट बताऊंगा। ये लगातार सर्कल में घूमेगा, प्रोटॉन जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल में पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर्मूला है 2πm अपॉन qb, ठीक है। 2 लिख देता हूँ, पाई लिख देता हूँ, प्रोटॉन के मास को मैं m लिख देता हूँ, प्रोटॉन के चार्ज को मैं e लिख देता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड b। जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड 2πm, बड़ा इसका मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का मास m थोड़ी लिखूंगा, अल्फा पार्टिकल का मास तो 4m अपॉन चार्ज, बड़ा चार्ज इसका e है तो इसका चार्ज e थोड़ी, इसका चार्ज तो 2e। ले लीजिए क्या आंसर आएगा बेटा? 4πm अपॉन ev, इसके मुकाबले दुगना है। ड्यूट्रॉन की अगर बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2π, उसका मास बड़ा, उसका मास तो 2m अपॉन ev। ये मेरे पास आ गया 4πm अपॉन ev। तो अगर मुझसे टाइम पीरियड्स का अगर रेशियो पूछेगा तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल और टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन, द रेशियो इज आई थिंक 1:2:2।
दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने खुद ही सही कर लिया हुआ। अब इसी सवाल का दूसरा पार्ट करते हैं कि तीनों को ही हमने सेम स्पीड से ना फेंक कर सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंका है। सर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो स्पीड भी सेम होगी क्या? नहीं बेटा, मास अलग अलग है ना, तो स्पीड तो अलग अलग हो सकती है। सोचते हैं तो बेटा हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, इसका बी वाला पार्ट करते हैं। ये रहा आपका प्रोटॉन, आपने इसको किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से फेंका। ये आपका अल्फा पार्टिकल, आपने इसको भी उसी काइनेटिक एनर्जी से फेंका। और तीसरा क्या था? न्यूट्रॉन, और आपने इसको उसी काइनेटिक एनर्जी से फेंका। किसके अंदर फेंका? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऑफ कोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो चक्कर काटने, उन चक्कर के बेटा मुझे वही टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है और रेडियस का रेशियो निकालना है। वैसे रेडियस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि दैट इज mv/qv। ऊपर जो मोमेंटम है उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दो? अपॉन qv। चलिए बेटा, प्रोटॉन का जो रेडियस होगा, प्रोटॉन का रेडियस तो नहीं, प्रोटॉन जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस सर्कल का जो रेडियस होगा बेटा दैट विल बी √2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड, इजंट इट? इसी तरह से अल्फा पार्टिकल जिस सर्कल के लॉन्ग जा रहा होगा उसका रेडियस होगा √2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का अगर मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास तो 4m हुआ ना, इसका 1 am है तो इसका 4 amu, तो 4m। काइनेटिक एनर्जी उतनी है अपॉन चार्ज, बेटा चार्ज ऑफ कोर्स E नहीं बेटा 2, बेटा ये 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो रूट के अंदर है। बेटा मेरे ख्याल से वापस से वही आ जाएगा √2mk अपॉन EB, इजंट इट? ड्यूट्रॉन जिस सर्कल में मूव करेगा उसका रेडियस बेटा √2 टाइम्स मास ऑफ ड्यूट्रॉन, बेटा मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2m, काइनेटिक एनर्जी वही है, अपॉन चार्ज, बेटा चार्ज है उसका E तो था ड्यूट्रॉन का, इंटू B, दैट इज √4mk अपॉन E। अगर आप मुझसे बेटा रेडियस का रेशियो पूछोगे तो जिस सर्कल में प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, जिस सर्कल में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है और जिस सर्कल में ड्यूट्रॉन मूव कर रहा है, उनके रेडियस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:√2, 1:1:√2। इन दोनों को तो बराबर ही है ना, और उसके मुकाबले वो √2 टाइम्स ज़्यादा है। सर टाइम पीरियड का, बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है, 2πm अपॉन qb। अब इसमें स्पीड तो है ही नहीं, अगर फॉर्मूले में देखें तो स्पीड तो है ही नहीं, तो सर मैं क्या करूं? बेटा एक काम कर, इसमें तो तुझे ना इस फैक्ट की ज़रूरत ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। भाई काइनेटिक एनर्जी तो इस बात पर डिपेंड कर रही है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, टाइम पीरियड तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मास क्या है और चार्ज क्या है, ठीक है? वो इस बात पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही टाइम पीरियड तो कि है ना स्पीड कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो वापस से वही आंसर आ जाएगा, जो आंसर इस टाइम आया था वही आंसर वापस से आएगा। देख लो, प्रोटॉन के लिए 2π मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन b। अल्फा पार्टिकल के लिए स्पीड तो कहीं है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कहीं है ही नहीं, टाइम पीरियड भी 2πm मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m, चार्ज कितना है बेटा 2e इंटू b। टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन बेटा वापस से 2πm, m नहीं बेटा 2m अपॉन। एज यू कैन सी दैट 1:2:2 बेटा वही आंसर आपका वापस से आ गया जो आपके पास पहले था, ठीक है? क्योंकि टाइम पीरियड हम पहले जानते हैं कि बेटा वो स्पीड पर और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। तो बस बात है कि जो रेशो पहले आया था बेटा वही रेशो बाद में आएगा। टाइम पीरियड तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? चार्ज और मास कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। मैग्नेटिक फील्ड में सब में सेम है, चार्ज और क्या कहते हैं बेटा मास कितना है वो मैं आपको सबके लिखा चुका हूँ कि प्रोटॉन का चार्ज कितना है और प्रोटॉन का मास कितना है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, मास कितना है, ठीक है? ठीक है बेटा, ये वाला सवाल तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ऐसा सवाल शीट में भी होगा, कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट इज थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड सवाल करते हैं। सवाल ऐसा है कि जो ब्लैक बोर्ड है ना, इस रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और इसके राइट साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ।
बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है और वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस ही अपन को कंसिडर करने हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज क्यू है, मास एम है, वो चार्ज पार्टिकल ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, और ये जो पार्टीशन है ना, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है और जिधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस पार्टीशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से आता है। जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है उसका चार्ज और मास आपको गिवन है, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा बी है ऐसे अंदर की तरफ जो कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, फाइंड टाइम स्पेंड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस चार्ज ने, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है आपको समय बताना है। ऑल्सो फाइंड टोटल इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ने कितना इम्पल्स प्रोवाइड कराया है वो भी बताओ। हो सकता है किसी बच्चे को इम्पल्स का कॉन्सेप्ट ना आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने, इस सवाल के बहाने हो सकता है कि वो रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जब तक ये चार्ज पार्टिकल यहाँ है, ऑफ कोर्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो कोई फोर्स नहीं है, तो लगातार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर हुआ बेटा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर हुआ, अब मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रेडियस क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ओमेगा क्या है। तो आप बोलोगे सर मास m है, चार्ज q है, वेलोसिटी v है, तो रेडियस तो ऑब्वियस बात है कि mv/qb होगा। एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो qb/m होगी। टाइम पीरियड वगैरह हम निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि इसका अब मोशन सर्कुलर होने वाला हम जानते हैं, बट वो सर्कल का सेंटर किस तरफ होगा, सेंटर उस तरफ होगा जिस तरफ फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं बेटा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा सेंटर की तरफ ही फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। सर फोर्स किस तरफ लगेगा, चार्ज पॉजिटिव है इसलिए फोर्स लगेगा v/b की तरफ। सर v/b किस तरफ होगा, राइट हैंड लीजिए, v की तरफ उंगलियां कर्ल कर दीजिए, b है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ उंगलियां ऐसे घुमा दीजिए, अंगूठा आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ऑफकोर्स सेंटर यहाँ कहीं होगा। इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा ऐसे और सेंटर होगा ऑफकोर्स यहाँ। ये जो फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यही तो बड़ा ऑफकोर्स आपका रेडियस है। अब क्या होगा, इस सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते 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 यहां पहुंच जाएगा। ये आर, ये आर, ये आर, और यूं करते 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 यहां से वापस निकल जाएगा। जिस टाइम पर जा रहा होगा उस टाइम पर भी यही कहानी होगी, वेलोसिटी ऐसे होगी, फोर्स ऑफ कोर्स उसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा। फोर्स थोड़ा ऑफ कोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो आते वक्त वेलोसिटी v थी, जाते वक्त स्पीड उतनी है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है। चेंज भी क्या हो गई है, जस्ट अपोजिट हो गई है, जस्ट अपोजिट हो गई है। सर स्पीड क्यों चेंज नहीं हुई, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो कभी भी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। हालांकि वेलोसिटी को चेंज किया है भाई। वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी जो स्पीड है वो तो पूरे रास्ते कांस्टेंट रही है, बट डायरेक्शन ऑफ कोर्स चेंज हुई है, और चेंज भी कैसे कि जस्ट अपोजिट हो गई है। अब पहला सवाल, अच्छा एक बार जब इस वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकल गया, फिर तो ये इसी वेलोसिटी से लगातार सामने की तरफ चलता रहेगा, क्योंकि अब तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया। अब मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, सीधा 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 चलते चलते बाहर निकल जाएगा। मैंने सवाल में आपसे पूछा है पहले वाले पार्ट में कि इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना समय बिताया है, तो आप बोलोगे सर बहुत ईजी, चार्ज पार्टिकल यूं चलते 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 अगर ऐसे आया है तो मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रही है कि इसने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। बेटा कितना सर्कल कंप्लीट कर लिया, आधा। पूरा चक्कर काटने में टाइम लगता है t, तो आधा चक्कर काटने में लगेगा t/2, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, इसलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, उसको 2 से डिवाइड किया
तो मेरे पास आंसर आ गया है पाई एम अपॉन क्यू। ये आंसर। इसी बात को सोचने का एक तरीका और है, मैं कह सकता हूं कि चार्ज पार्टिकल ने इस सेंटर के अबाउट जो एंगल ट्रेवल्ड किया है वो पाई किया है, ठीक। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एंगल ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आधा सर्कल चला है मतलब पाई एंगल चला है, शुड बी इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। टाइम की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है, दैट इज पाई एम अपॉन क्यू। ये मेरे पास टाइम है। अब दूसरा सवाल कि बताओ इम्पल्स कितना होगा। अब जरा ध्यान से देखो, जब यहां पर है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा तब फोर्स यू लग रहा होगा, जब चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा तब फोर्स यू लग रहा होगा, जब चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा तो फोर्स यू लग रहा होगा, ठीक है। वैसे इम्पल्स का फॉर्मूला ये होता है कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dt। हालांकि इंटीग्रेट करना चाहें तो टाइम की वैल्यू मुझे पता है कि 0 से लेकर पाई एम अपॉन क्यू बी तक इंटीग्रेट कर दो, बट उसमें दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि हमारा जो फोर्स वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है। सर कांस्टेंट क्यों नहीं है? बड़ा फोर्स वेक्टर की लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सॉरी बेटा, इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट नहीं करते, अगर आपको याद हो तो इम्पल्स को हम अक्सर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर कैसे होगा, फिर कैसे निकालो मैं इम्पल्स? बेटा इम्पल्स आप निकाल लो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। और किसी को अगर याद हो तो ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में कहा करती थी कि इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। हर चीज़ वेक्टर में है, अदरवाइज इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है, और अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ है। एक काम कीजिए बेटा, इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लीजिए, इधर की तरफ एक बार करें वाई एक्सिस मान लीजिए। फाइनल मोमेंटम है इस तरफ एक्स एक्सिस के अपोजिट, तो आप फाइनल मोमेंटम को लिख सकते हो माइनस एम वी आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है इस तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज एम वी आई कैप। मेरे पास आ गया माइनस 2 एम वी आई कैप। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि चेंज इन मोमेंटम कितना, तो आप जवाब दे सकते हो 2 एम वी। माइनस आई कैप तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन, कि कुल मिलाकर जो इम्पल्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए तो हम बड़े आराम से निपटा सकते हैं। इसी बहाने एक रिवीजन भी हो गया कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, ठीक है, और इम्पल्स क्या होता है। चलो ऐसा ही सवाल अपन और करते हैं। अगर डिफरेंस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री वगैरह में आएगा, कोई बहुत बड़ा ऐसा अंतर पड़ने वाला है नहीं। सिचुएशन बड़ा काफ़ी हद तक पिछले सवाल जैसे सी है। इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट में किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके राइट साइड में बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू है, मास एम है, वो यू एंटर हो रही है। पिछले वाले सवाल में वो ऐसे परपेंडिकुलरली एंटर हो रही थी, इस बार ऐसे एंटर हो रही है, और ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ठीक। एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होती है। सवाल पूछा है फाइंड टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया है, और फिर चाहो तो तुम वो भी निकाल सकते हो, क्या बेटा इम्पल्स कितना है, चेंज इन मोमेंटम कितना है। सोचते हैं ये चार्ज पार्टिकल जब तक इस रीजन के अंदर है तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तक तो कोई फोर्स ही नहीं है, 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 फोर्स ही। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं आया, चार्ज है Q, मास है M, और इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर एंटर किया किसी वेलोसिटी v से। वैसे हम कहने लग जाएंगे देखो भाई वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन में रेडियस कितना होगा हम जानते हैं कि दैट विल बी ऑफ कोर्स एम वी अपॉन क्यू बी। ओमेगा कितना होगा वो भी हम जानते हैं, दैट इज क्यू बी अपॉन एम। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सेंटर किस तरफ होगा। सेंटर ऑब्वियस बात है कि उस तरफ होगा जिस तरफ फोर्स लग रहा होगा। फोर्स किस तरफ लगा, V क्रॉस B की तरफ होगा। V ऐसे है, B ऐसे है, राइट हैंड लीजिए, V की तरफ हाथ ले जाइए, B है अंदर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दीजिए,
सेंटर आ जाएगा ऐसे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो सेंटर बड़ा मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आ जाएगा, जिस सर्कल में चार्ज पार्टिकल घूमेगा उसका सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर होंगे। चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। थोड़ी ज्योमेट्री दिखाऊं, चलो। ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल भी आपका 90, ये वाला एंगल थीटा, तो ये ऑफ कोर्स आपका 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये एंगल 90 है बेटा, ये पूरी लाइन थी तो ये वाला एंगल भी 90, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, जिससे पूरा एंगल ये 180 हो जाए। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल आपका थीटा। ये वाला एंगल थीटा हो गई, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, अब इसको सेंटर मानते हुए ये वाला चार्ज पार्टिकल यूं चलते चलते ऐसे निकल जाएगा। हाँ, इसको सेंटर मानते हुए ये चार्ज पार्टिकल यूं निकल जाए। जिस टाइम पर चार्ज पार्टिकल निकल रहा होगा उस टाइम पर अगेन इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो अब भी v ही होगा, उस पर अब भी फोर्स जो है वो उसी सेंटर की तरफ ही लग रहा होगा। ये वाला एंगल आपके पास अब भी 90 डिग्री ही आएगा। ठीक, एक बार जब यहां से निकल गया फिर तो वो ऐसे रीजन के अंदर पहुंच गया जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर वो लगातार स्ट्रेट लाइन पे चलता जाएगा। सर्कुलर मोशन तो सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक है इसका। ठीक है, ये लीजिए बड़ा, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस बड़ा लेट से आपके पास r, उसका रेडियस आपके पास r, उसका रेडियस आपके पास r। अब आराम से थोड़ी थोड़ी बातें सुनिएगा। सबसे पहली बात बड़ा, ये वाली लाइन ऐसे y एक्सिस के लंब, बड़ा ये लाइन ऐसे x एक्सिस के लंब मैंने ऐसे बना दी। ये वाला एंगल 90, तो बड़ा ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी आपका 90। ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, दोनों को जरा गौर से देखो। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और ये वाली जो साइड है ये इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं बड़े आपके इत्मीनान से ऐसा कह सकता हूँ कि अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो बेटा जी ये वाला एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आपके पास थीटा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियस बात है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला एंगल फिर से कितना आ गया, थीटा। बन गया अपना काम। तो इस सेंटर के अबाउट इस चार्ज्ड पार्टिकल ने पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा एंगल चला है। कितना एंगल चला है, 2 थीटा। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि कितना एंगल चला, 2 थीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। 2 थीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन एन इंटू टी। टाइम की बड़ा वैल्यू आ गई है 2 थीटा एम अपॉन क्यू। हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है 2 थीटा एम अपॉन क्यू। ये हमारा आंसर आ गया। पिछले वाले सवाल के अंदर थीटा की वैल्यू π/2 थी, अगर मैं यहीं पर थीटा की वैल्यू अगर π/2 रख दूंगा तो वही आंसर आ जाएगा जो पिछले वाले सवाल के अंदर आपके पास था। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। इसी में कोई मुझसे पूछ ले, इसी सवाल में कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ कितना इम्पल्स लगा, तो मैं निकाल लूंगा मैं। बस सिर्फ और सिर्फ किसी एक साइड को x एक्सिस और किसी एक साइड को y एक्सिस बोलने की ज़रूरत है। इसको मैं एक बार के लिए x बोल दूँ, इसको मैं एक बार के लिए y, क्योंकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें i कैप j कैप तो बनानी पड़ेंगे। तो अगर किसी ने मुझसे इम्पल्स पूछ लिया मैं बोल दूंगा कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम सेज दैट कि इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू p फाइनल
माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखो एम वी है ऐसे, ये वाला एंगल है थीटा, तो एम वी का कॉस थीटा इधर और साइन थीटा इधर, तो इनिशियल मोमेंटम है एम वी साइन थीटा आई कैप एम वी कॉस थीटा जे कैप। माइनस फाइनल मोमेंटम बेटा एम वी ऐसे, कॉस थीटा ऐसे, साइन थीटा ऐसे, साइन थीटा इस तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ, तो माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप और एम वी कॉस थीटा जे कैप। बड़ा ये एम वी कॉस तो कैंसिल हो गया और मेरे पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई है 2 एम वी साइन थीटा आई कैप। ये जो माइनस आई कैप है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, बल्कि आप ऐसा कह सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम तो 2 एम वी साइन थीटा है और वो माइनस आई कैप की तरफ है। इस तरफ तो मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं, जितना शुरुआत में था उतना ही फाइन था। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इम्पल्स कितना होगा, हम बड़ा आराम से वाला जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक सवाल और पूछ रहा हूँ, ठीक है। बस इस बार मैंने चार्ज नेगेटिव ले लिया है बेटा, चार्ज नेगेटिव ले लिया है तो आपको हल्का फुल्का याद होगा कि जो फोर्स लगेगा वो वी क्रॉस बी की तरफ नहीं लगेगा, बल्कि वी क्रॉस बी के अपोजिट लगेगा। तो ठीक है, सोच सकते हो, आराम से थोड़ा दिमाग लगाओ और ये वाला सवाल निपटाओ।